हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको 90 शब्द प्रति मिनट गति से प्रतिलेखन बोलेंगे, जिससे आप अपनी आशुलेखन की गति को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे आशुलेखक बन सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। और यदि मेरे द्वारा दी गई डिक्टेशन पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे अन्य प्रतियोगी छात्रों को भी मदद मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले रेडी स्टार्ट। महोदय, इस समय तक मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। हमने अतीत में वह सब कुछ किया है जो संभव था, और आगे भी हम संघर्ष को या एक बड़े टकराव को बचाने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे। लेकिन एक प्रकार से संघर्ष अभी भी मौजूद है। युद्ध का जो मान्य अभिप्राय होता है, उनके अनुरूप युद्ध की स्थिति भले ही ना हो, किंतु हम महसूस करते हैं कि जिस ढंग से शरणार्थी हमारे यहाँ आते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे देश के विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्रवाई जारी है। यह समस्या जानबूझकर पैदा की गई है। लगता है कि एक देश ने एक पड़ोसी देश ने बड़ी सुविधा के साथ अपनी समस्या हल कर ली है, और जिन लोगों को वह अपने यहाँ नहीं रहने देना चाहता था तथा जिन्होंने उसे चुनाव में वोट नहीं दिया था, उन्हें सीमा के पार हमारे यहाँ ढकेल दिया है। इस तरह उन्होंने इन लोगों को सशरीर हटाकर और हमें ज़्यादा कमज़ोर बनाकर यह भारी बोझ हम पर डाल दिया है और अपनी समस्या हल कर ली है। अब इस स्थिति में किसी भी देश के लिए स्वाभाविक है कि वह दूसरों से समझदारी और समर्थन की आशा करे। लेकिन भारत इतना बड़ा व मजबूत है और उसमें ऐसी एकता है कि वह अपने ही बलबूते पर अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है। मैं किसी की मदद मांगने के लिए इस यात्रा पर नहीं आई हूँ। वस्तुतः जब मैं सूखे के समय यहाँ आई थी तो मैंने कभी नहीं कहा था कि हमें सहायता चाहिए। मैं प्रथमतः यह उस सौहार्दपूर्ण निमंत्रण के कारण आई हूँ जो मुझे 1 वर्ष पहले मिला था, और इसलिए भी कि यूरोप और एशिया के में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, और यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरकारों और बड़े राष्ट्रों के नेता क्या सोच रहे हैं और विभिन्न परिस्थितियों का उनका आकलन क्या है। साथ ही मैं यह भी चाहती थी कि मैं उन्हें बताऊं कि मेरे यहाँ जो स्थिति है उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ। मैंने अभी कहा कि हम यह समझते हैं कि हमारी जो भी कठिनाइयाँ हों, हम पहले भी बड़ी अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजर चुके हैं, और हम आज भी पहले की तरह त्याग और बलिदान कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि दुनिया यह समझे।
महोदय, भारत इतना विशाल देश है कि कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। आज हो यह रहा कि अधिकांश देशों में लोग अब भी शक्ति संतुलन के पुराने विचार के लिए कार्यरत हैं या उसके लिए सोच रहे हैं। जब हमारे देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था तो वह अस्वाभाविक विभाजन था। हम जानते थे कि उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन हमने उसे इसलिए स्वीकार किया कि वह स्वाधीनता के लिए चुकाई जा सकने वाली कीमत है और हमने यह भी सोचा कि अगर कोई कठिनाइयाँ या समस्याएं होंगी भी तो भी हम कम से कम कुछ आगे तो बढ़ सकेंगे, अपने हिस्से का कुछ प्रयास तो कर सकेंगे। और गंभीर उत्तेजनाओं के बावजूद हमने सीमा पार की घटनाओं को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमारी जनजातियों को चीन और पाकिस्तान ने ससज्जित किया। उन्हें हमसे लड़ने और हमारे यहाँ की शांति भंग करने के लिए उकसाया। हमने इसकी शिकायत किसी भी अन्य राष्ट्र से नहीं की। हमने उन समस्याओं को अपने आप हल किया। हमने अपने लोगों से बातचीत चलाकर एक एक समस्या का समाधान निकाला। हमने ऐसा उनका दमन करके नहीं, बल्कि उनकी कठिनाइयों का हल खोजकर किया। 1965 में लड़ाई कैसे शुरू हुई? हमने उसे नहीं शुरू किया। वह इसलिए आरंभ हुई कि कश्मीर में हजारों घुसपैठिए भेजे गए। उन्हें अपने प्रचार पर विश्वास है कि कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं हैं तथा स्थानीय निवासी उनकी मदद करेंगे, लेकिन यह सही नहीं था, इसलिए उनका पासा गलत पड़ा। सामान्य लोगों ने, चाहे वे किसान रहे हों या घुमंतू कबीलों वाले लोग, तुरंत परिस्थितियों का मुकाबला किया और उन्हीं की सहायता व समर्थन से हम स्थिति पर काबू पा सके। पहले वहाँ हमारी कोई सेनाएं नहीं थी। 1962 के चीनी हमले के बाद से हमारी सभी फौजें पूर्वी सीमा पर तैनात थीं। मैं इस तथ्य को उदाहरण के रूप में रख रही हूँ। वे इस बार भी वैसा ही करने की कोशिश में हैं। हमें कश्मीर से सूचना मिली है कि वहाँ कुछ घुसपैठिए आए हैं और हम उनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। लड़ाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि फौजें आमने सामने खड़ी हों। सीमा पर गड़बड़ी फैलाने का कार्य भी आक्रमण ही है।